Hello everyone, welcome to my channel Study for Progress. In today's video, we are going to discuss the previous year's question for the UPPCS RO or ARO exam. To make it easier for you to understand, this series will be divided into parts. Each part will focus on specific sections or types of questions to ensure thorough preparation. This video will be presented in both Hindi and English, so it's accessible to everyone. If you are preparing for this exam, this video series will be a valuable resource for you. These questions will not only help you understand the core concepts of the syllabus, but also give you a clear idea about the exam pattern and difficulty level. So without further delay, let's dive into today's session. Don't forget to subscribe to the channel Study for Progress and hit the bell icon so you never miss an update. तो हमारा पहला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो क्या यह सही है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो असर्शन के फॉर्म में है ये सही है। एंड द सेकंड वन इज द रीजन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये एग्जैक्टली गलत है। इसके लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के फॉर्म में होता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम बात करते हैं हायर एल्टीट्यूड की, लोअर एल्टीट्यूड की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हायर एल्टीट्यूड की, ये हमारा हायर एल्टीट्यूड है और ये हमारा लोअर एल्टीट्यूड है। जब हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये काउज करती है वाटर टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। वहीं अगर हम लोअर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, बट कीप इन माइंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलो सी लेवल, तो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी काउज करती है वाटर को टू बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, यानी आप यहाँ पे ए के साथ जा सकते हो कि यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। और जो दूसरा ऑप्शन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये गलत है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है बैरोमीटर, और इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये है, Which of the following city or cities is or are not situated in present day अफगानिस्तान? इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हो ये जो समरकंद है और जो फरगना है ये दोनों उज्बेकिस्तान का पार्ट है, और ये जो गजनी और कांधार है ये है अफगानिस्तान में। सो सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि कौन सिचुएटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं 2 और 4 के साथ, यानी कि दूसरे का जो आंसर है ये है ए। नेक्स्ट, लेकिन तो एग्जैक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इसको रिपीटेडली देख सकते हो। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ सुल्तान्स ऑफ सैयद डायनेस्टी। इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, हम 4 ऑप्शंस को भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हाउएवर लंबा हो सकता है बट इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, और किस लेवल के फैक्चुअल पूछे जाते हैं अभी आप इसको इन डिटेल से देखोगे। तो सबसे पहला यहाँ है कि सैयद डायनेस्टी। फ्रेंड्स, जो सैयद डायनेस्टी है ये फाउंड किया गया था बाय द खिजर खान, और ये फाउंड किया जाता है 1414 AD में। और जो ये रूलर थे, तो डियर ये फाउंडर तो थे ही, और इसके बारे में अभी हम जानने वाले डिटेल से, बट ये जो एंडिंग होती है इस डायनेस्टी की तो ये होती है इसके अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा, और यहीं से बिगिनिंग हो जाती है ऑफ द लोधी डायनेस्टी फ्रॉम द 1451 AD। डियर यहाँ पे जो मैंने कहा कि जो खिजर खान है, जो इनका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 1414 से लेके 1421 तक में, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये फाउंडर थे ऑफ द सैयद डायनेस्टी। एंड आई वुड लाइक टू से यू दैट ही डिड नॉट स्वेयर एनी रॉयल टाइटल। ये जो मुल्तान है उनके गवर्नर थे, इन्होंने तिमुर्स के इन्वेजन के आफ्टर इन्होंने इंडिया में जो सिचुएशन डिसऑर्डर्ड हो गई थी तो उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया था, और ये 1414 में इन्होंने दिल्ली के थ्रोन को भी ऑक्यूपाई किया था। इवन कि इन्होंने पंजाब,
दीलापुर, सूरत को भी अपने कंट्रोल में किया था और इनकी जो कंट्रोल थी ओवर बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश एंड मालवा भी लॉस्ट हो चुकी थी। 1421 में इनकी मौत हो जाती है। फिर मुबारक शाह खिजर खान जो सन थे वो इसको सक्सीड करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो मुबारक शाह, जो ये तीसरा ऑप्शन है डियर, इसके बाद खिजर खान के बाद जो ये मुबारक शाह है, फिर यहाँ पे इनकी बिगिनिंग हो जाती है। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि एक के बाद तीन आ रहा है, यानी क्या कि हम जा सकते हैं सी के साथ, हम जा सकते हैं ए के साथ, बट अब दोनों में से कौन सा सही है इसको हम जानते हैं। तो ये जो मुबारक शाह थे, तो अब इनके बारे में क्या कहना है। ये जो खोखार्स और जो दोआब रीजन्स थे, तो इनके लोकल चिप्स को इन्होंने क्रश कर दिया था और ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली के कोर्ट में जो हिंदू नॉबल्स हैं इनको इन्होंने अपॉइंट किया था और रिवर यमुना के बैंक पे इन्होंने मुबारकबाद सिटी भी कंस्ट्रक्ट की थी। और आप ये जान लो क्या कि जो इनके नेफ्यू थे फिर बाद में इनको सक्सीड करते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद शाह। तो इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, यानी क्या कि हम जा सकते हैं 1, 3 और 2, यानी क्या कि ये जो ऑप्शन है ए वाला ये आपका रॉन्ग है, यानी क्या कि आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बट आपको इसके थोड़े डिटेल्स में भी इसको जानना जरूरी है। ये जो मुबारक शाह थे तो इन्होंने डिफीट किया था मालवा के रूलर को विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोदी, जो कि लाहौर के गवर्नर थे। और इवन क्या कि इन्होंने कन्फर्ड किया था बहलोल लोदी को विद द टाइटल खाने खाना। आप इनके बारे में जानते होंगे। फॉर हेल्प इन कह लो क्या कि आप जो मालवा के रूलर को डिफीट करने के लिए इन्होंने स्पेशली ये काम किया था। बाद में अलाउद्दीन शाह इनको सक्सीड करते हैं, जो कि लास्ट का ऑप्शन इसमें बच जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा है। ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर चौथा है। और देखो ये कोई स्ट्रांग रूलर नहीं थे और जो अलाउद्दीन शाह थे ये रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द थ्रोन बाय बहलोल लोदी इन 1457। ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये उस टाइम में लाहौर के गवर्नर थे और फिर दिल्ली इनके द्वारा कैप्चर की जाती है और बदायूं इन्हें सेंड कर दिया जाता है। फिर बाद में बदायूं में ही 1478 में इनकी डेथ हो जाती है, डेथ होती है अलाउद्दीन शाह की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का है। अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कलर्ड कोडेड कार्बन रेसिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर। हम यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ जो आंसर आने वाला है ये है सी का। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो ये सॉइल इरोजन के बारे में क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन एंड अरेंज दीज इन करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द फिल ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ इरोजन। तो सबसे पहला डियर यहाँ पे गली इरोजन। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहला यहाँ पे गली इरोजन यानी गली अपर्दन, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पानी का बहाव जो लैंड है उस पर गहरे नाले या गली के रूप में कटाव करता है, या तब होता है जब सरफेस वाटर पानी जो जमीन पर बहता है छोटे छोटे नालों में कॉन्सेंट्रेटेड होकर मिट्टी को काटता है, जिससे समय के साथ ये नाले और गहरे और चौड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के इरोजन से जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको हानि हो सकती है और संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। और जो लोकल वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसमें इमीडिएट चेंजेज आ जाता है जो आसपास की नदियों और झीलों में सेडिमेंटेशन का काउज कर सकता है। और जो गली इरोजन है खासकर उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां ढलान अधिक हो, बारिश तेज हो या भूमि प्रबंधन में कमी हो। तो माइंड में ये रखना है जो गली इरोजन मैंने अभी आपको बताया। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्प्लैश इरोजन, फिर आप खुद डिटरमिन करोगे कि यहाँ पे हमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है हम इसमें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे है स्प्लैश इरोजन। अब स्प्लैश इरोजन में क्या होता है? स्प्लैश इरोजन तब होता है जब वर्षा की बूंदें मिट्टी की सतह पर जोर से गिरती है। वर्षा की बूंदों का प्रभाव मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को उखाड़ देता है, जिससे वे लैंड से दूर हट चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस के कारण मिट्टी के कंस्ट्रक्शन में टूट फूट हो सकती है और जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो भूमि पर इधर उधर फैल सकते हैं। टाइम के साथ अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो स्प्लैश इरोजन से रिले यानी गली बन सकती है। यानी क्या कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, स्प्लैश
के थ्रू जो है यहाँ पे रिले का फॉर्मेशन हो सकता है। और अधिकतर यह उन एरियाज में देखा जाता है जहाँ पे मिट्टी गीली होती है या घास और पौधे का आवरण कम होता है, क्योंकि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वर्षा की बूंदों के प्रभाव को अवशोषित करके इरोजन को कम करते हैं। तो ये तो सेकंड था स्प्लैश इरोजन। और उसके बाद बनता है रिल इरोजन। तो रिल इरोजन क्या है? ये तब होता है जब सतही जल यानी कि जो लैंड वाटर है, पानी जो जमीन पर बहता है, छोटे उथले नालों या रिल्स का निर्माण करते हैं। ये रिल्स सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से कम गहरे होते हैं और ये तब बनते हैं जब पानी छोटे क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड होकर सॉइल को काटने लगता है। समय के साथ यदि पानी का बहाव लगातार बना रहता है तो ये नाले गहरे और चौड़े हो सकते हैं और अंततः बड़े गहरे गली में बदल सकते हैं। जो रिल इरोजन है ये उन क्षेत्रों में अधिक सामान्यतः होता है जहां ढलान अधिक होती है और पानी एक स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर इसे सही तरीके से प्रतिबंधित ना किया जाए तो यह उपजाऊ जो सॉइल है, मिट्टी है, की हानि और भूमि के क्षरण का कारण बन सकता है। तो ये था रिल इरोजन। और अब जो आप देखोगे वो है शीट इरोजन। और तो शीट इरोजन में क्या होता है, ये जो शीट इरोजन है इसको भी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तब होता है जिसमें पानी का बहाव से भूमि की सतह से एक पतली सामान मिट्टी की परत हट जाती है। यह तब होता है जब वर्षा का पानी या सतही जल बड़े क्षेत्रों में बहता है और धीरे धीरे ऊपरी मिट्टी को धोकर हटा देता है बिना किसी स्पष्ट नाले या रेले के बने। यानी जो आपने ऑप्शन नंबर 3 में देखा था उसकी भी फॉर्मेशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। समय के साथ अगर शीट इरोजन उपजाऊ मिट्टी की काफ़ी हानि कर सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ का आवरण कम हो और जो लैंड मैनेजमेंट है तो वो वहाँ पे ठीक ना हो या अधिक वर्षा जहाँ पे हो। जो गली इरोजन होता है उसके मुकाबले शीट इरोजन कम दिखाई देता है, लेकिन यह मिट्टी से जोड़ी पोषक तत्वों और जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उसको हटाकर भूमि के लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे से इरोड कर सकता है। तो ये था आपका शीट इरोजन। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाते हो तो हमारा ये ऑप्शंस बनता है सी, यानी क्या कि सबसे पहला बनता है हमारा रिल इरोजन, फिर आता है सेकंड वाला स्प्लैश इरोजन, फिर आता है यहाँ पे फर्स्ट वाला गुली इरोजन, फिर आता है यहाँ पे फोर्थ वाला शीट इरोजन। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है, यानी क्या कि आपको सबसे पहले कम वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला आपको यहाँ पे दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। अब जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या ये क्वेश्चन सही है, जो इसके ऑप्शन है वो क्या सही है उसको हम देखते हैं। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, अभी हम जानेंगे इसको डिटेल से। ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या सच में ये इंटाइटल्ड नहीं होते हैं टू द प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कि फिर इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। डियर, हम जानते हैं आर्टिकल 76 के बारे में। तो जो आर्टिकल 76 है स्पेसिफिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री में होते हैं और एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एडवाइज करते हैं टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। ये प्राइमरी लॉयर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इनके क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिकली जो मैंने आपसे आर्टिकल 76 की बात कही है, इसमें आप देखोगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऐसे पर्सन को जो कि क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी होती है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। अगर हम बात करते हैं इनके ड्यूटीज़ की, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें जितने सारे कोर्ट्स हैं तो उनमें इनका राइट होता है कि ये वहाँ पे उनको एज ए ऑडियंस टेक पार्ट कर सकते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल हैं ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन पहला है ये एग्जैक्टली गलत है। डियर, नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल 88 है, देखो आर्टिकल 76 में तो आपने देखा कि क्या है, लेकिन आर्टिकल हम जब 88 की बात करते हैं, 1 सेक मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
जब हम बात करते हैं आर्टिकल 88 की, तो आर्टिकल 88 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट के किसी भी कमेटी या हाउस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, या दोनों हाउस में से किसी एक में भी, एक तो ज्वाइंट सिटिंग हो गई या पार्लियामेंट की कोई कमेटी हो गई या दोनों में से कोई एक हाउस भी हो गई, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें इनके पास राइट होता है कि ये वहाँ बोल सकते हैं टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउसेस, या ज्वाइंट सिटिंग, या कि फिर किसी पार्लियामेंट की कमेटी में। और एक आर्टिकल है डियर 105 का, उस आर्टिकल में इनकी पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दी गई है। तो डियर ये जो ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को देख सकते हो कि इस ऑप्शन में यहाँ पे ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिया है, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या कि ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 105 आर्टिकल में तो एग्जैक्टली ये मैंशनड है। तो एग्जैक्टली 6 का जो ऑप्शन है ये आप सी ऑप्ट कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीपर देन द एक्चुअल डेप्थ इज। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप किसके साथ जाओगे? देखो, ये एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, एक है लाइट स्कैटरिंग और एक है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंडिविजुअल ऑप्शन से कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। जब हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड सरफेस की बात करते हैं और ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बीच वाली जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एग्जैक्टली इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जहाँ तक बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है, मान लेते हैं क्या कि एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब ये ट्रैवल करता है तो अपने पाथ से ये डेविएट हो जाता है। तो डेविएशन की इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हो क्या कि रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन उस हिसाब से गलत हो जाता है। अब बात करते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन की, यानी आप इसको कट कर सकते हो क्या कि ये जो एक ऑप्शन है ये आपका गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने अभी कहा था कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है, अपने पथ से डेविएट हो जाती है, और इसी फिनोमिनन को हम यहाँ पे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज। अच्छा डियर, एक क्वेश्चन है क्या कि हम किसी चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? देखने का एक लॉजिक है कि हम किसी भी चीज़ों को जो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लाइट का प्रेजेंस है, मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, यहाँ एग्जैक्टली लाइट का प्रेजेंस है, मान लो क्या कि आप यहाँ पे सन है, लाइट का प्रेजेंस है ऑब्वियसली, तो लाइट की प्रेजेंस से ये बच्चा किसी भी चीज़ को ईजिली देख पाता है। तो ये देख पाता है, लेकिन कैसे देख पाता है? तो लाइट सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसके बाद इनकी आंखों में पड़ती है, आंखों में जाने के बाद ये उन चीज़ों को इन्वर्टेड देखता है, लेकिन मस्तिष्क की एक संवेदना होती है कि इनको सीधा देखे, जिस कारण से वो बच्चा उस ऑब्जेक्ट को अब सीधा देख पाता है। तो यहाँ पर घटना किसकी होती है? डियर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हो क्या कि लाइट आ रही है, यानी क्या कि यहाँ पर लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है लाइट के ही कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ये आप देख सकते हो ऑप्शन में, द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ से भी ये लेस डीप दिखता है, ये प्रतीत होता है, आप कह सकते हो क्या कि एग्जैक्टली लेस डीप अपीयर होता है। तो एग्जैक्टली किस वजह से होता है? तो ये डियर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन ये भी है, आप इसको भी जान लो क्या कि लाइट स्कैटरिंग में क्या होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये लाइट स्कैटरिंग, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ये जो लाइट स्कैटरिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि लाइट अपने डायरेक्शंस को चेंज करता है जब ये इंटरेक्ट करता है विद पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या इरेगुलरिटीज इन अ मीडियम। ये जो फिनोमिनन होती है ये बहुत सारे वेज से हो सकती है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स और जो लाइट की वेवलेंथ होती है इस पे ये डिपेंड करता है। अब आप इसमें प्राइमरी टाइप्स ऑफ लाइट स्कैटरिंग भी देख सकते हो, जिसमें क्या है कि रेले स्कैटरिंग है, मी स्कैटरिंग है, टिंडल इफेक्ट है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है। तो ये ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, फिर भी आप एक अगर टिंडल इफेक्ट की बात करो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप के स्कैटरिंग में जो कोलोडियल पार्टिकल्स होते हैं इन अ सस्पेंशन, जैसे क्या कि बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है ना मीडियम लाइक फॉग और मिल्क, तो यहाँ पे आप टिंडल इफेक्ट को आप
इसमें देख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 आइज। अब ये 5 आइज का क्या मतलब होता है, और इसमें इज एन इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो 5 आइज का क्या मतलब है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। और दूसरा जो रीजन में कहा जा रहा है कि दे शेयर इंटेलिजेंस इनपुट्स रिगार्डिंग थ्रेट्स टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू अ कलेक्टिव सीक्रेट डेटाबेस कॉल्ड स्टोन घोस्ट। अब इसका क्या मतलब है, उस टाइम जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के लिए ऑन द कैनेडियन सॉइल इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाई थी। तो उस टाइम में जो चीज़ें न्यूज़ में थी उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो कि इस पेपर में आता है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स ठीक से करना होगा। तो ये 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है क्या? देखो डियर क्या है कि ये जो मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो शेयर्ड की जाती है बाय ओवर 20 डिफरेंट एजेंसीज ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएस है। और ये बोथ सर्वेलेंस बेस्ड एंड सिग्नल इंटेलिजेंसीज हैं। ये कंट्री अपने इंटेलिजेंस विद ईच अदर शेयर करते हैं और वो मैटर्स पे कॉपरेट करते हैं रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड ग्लोबल इंटेलिजेंस गैदरिंग। वहीं अगर हम बात करें इसके सेकंड वाले ऑप्शन पे जो स्टोन घोस्ट लिखा है, तो ये स्टोन घोस्ट एक कोड नेम है फॉर नेटवर्क ऑपरेटेड बाय द यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, एक्सचेंज की जा सके बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि न्यूजीलैंड इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड दैट स्टोन घोस्ट देयरफॉर कनेक्ट्स एंड इज मेंटेन्ड बाय द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल 5 आइज। इसका मतलब ये है कि जो आप ऑप्शंस देख रहे हो डियर, इस ऑप्शंस में दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंकेजेस हैं, यानी कि ये जो आप 5 आइज देख रहे हो और जो यहाँ पे स्टोन घोस्ट है, इसमें दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम इस 8 नंबर के क्वेश्चन में हम ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू पल्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। रीजन ये है कि पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम डू नॉट compete फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विद सीरियल्स हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम। अब इसमें हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन द इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट्स एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का काम करेगा ही करेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो क्या कि नेक्स्ट ऑप्शन में कि पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम डू नॉट, यानी कि कंप्लीटली ये इग्नोर कर रहा है compete फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विद सीरियल्स हैविंग फिब्रस रूट सिस्टम। तो एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेगा, यानी क्या कि ये डू नॉट का जो ऑप्शन लिखा हुआ ये गलत है, यानी कि आप यहाँ पे 8 के सी के साथ जा सकते हो। हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पल्सेस के बारे में कि पल्सेस का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। सबसे पहले आप ये जान लो कि क्रॉप आउटपुट में डिक्लाइन को ऑब्जर्व किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसकी जो प्रोडक्शन है इसने विटनेस की थी अ सिग्निफिकेंट फॉल इन आउटपुट। तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ में रहा होगा। अब ये पल्सेस के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट इन डिटेल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ पल्सेस, जिसमें कि ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% अकाउंट करता है, और ये लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है विद 27% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन एंड अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेड टू, जो कि ग्लोबल इम्पोर्ट का 14% ये रिप्रेजेंट करता है। पल्सेस एडिबल सीड्स होते हैं और प्लांट्स के इन द लेग्यूम फैमिली, और ये ग्रोन किए जाते हैं इन पोड्स एंड वेरी वाइडली इन शेप, साइज एंड कलर। आपको पता ही होगा क्या कि FAO दैट इज यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 11 टाइप्स ऑफ पल्सेस को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें क्या कि चिक पीज हैं, ड्राई बीन्स हैं, ड्राई ब्रॉड बीन्स हैं, ड्राई पीज हैं, काओ पीज है, पीजन पीज है, लेंटिल्स है, बामबारा बीन्स है, वेचेज है एंड ल्यूपिन्स है। और इसके अलावा एक एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे हेल्दी सॉइल एंड
क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात होती है थ्रू देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर द पल्सेस। तो हमने इसके बारे में इतना जाना। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लगाने के लिए। तो एक मिनट, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें हम जाते हैं सी के साथ, ठीक है, सॉरी 9 का हमें जाना है डी के साथ। ये एग्जैक्टली मैं आपको समझा रहा था। तो यहाँ पे आप 9 का जाओगे डी के साथ। 9 का आप जाओगे डी के साथ, क्या कि दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 9 का ये आपका हो गया डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसॉन की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्रेंड्स, जे थॉमसन जो कि इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को 1897 में डिस्कवर किया था, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था और ये जो डिस्कवर किया था ये डियर 1897 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने परफॉर्म किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया, और नोबेल प्राइज़ भी जे थॉमसन जी को मिली थी 1906 में इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी। वहीं अगर आप बात करते हो, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें जाननी चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को तो पता ही है आपको क्या कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी भी दी गई थी बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, बट हु इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को खोजा था। फिर हम आते हैं इस 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे, बट यू हैव टू वेट। और एक चार्ल्स डार्विन थे जो कि कभी कभी पेपर में आता है। इन द पास्ट ईयर्स ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के इनके द्वारा खोजा गया था, तो आप इसको लिख सकते हो। एक है एनोड रेज, जिसके बारे में आप गोल्डस्टीन का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। अब गोल्डस्टीन का नाम मैंने क्यों कहा है, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट एंड राइट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम अब आते हैं प्रोटॉन पे। तो ये वही गोल्डस्टीन है जिन्होंने 1886 में प्रोटॉन को खोजा था, जो इन्होंने बतलाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन एन एटम। और जो इनकी लोकेशन है, तो रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट किया था दैट द प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस एंड ऑल द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे गोल्डस्टीन का भी नाम आता है और यहाँ पे रदरफोर्ड का भी नाम आया था, जिन्होंने पोस्टुलेट किया था, बट इन्होंने शो किया था, जो गोल्डस्टीन है इन्होंने शो किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब यहाँ हम बात करते हैं इसके चार्ज की, तो इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है बट ये चार्ज में इक्वल होता है टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम मास की बात करते हैं, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, जो कि हम 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अराउंड 1840 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन्स मास। और डियर यहाँ पे फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। अच्छा, एक बात और कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 2, बट यहाँ पे जो मास है वो हो जाता है डियर 9.1 ये हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका मास है। नेक्स्ट, और जो लास्ट है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का, तो न्यूट्रॉन्स की जो लोकेशन है वो इन द न्यूक्लियस होगी अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स, और इसको डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक इन 1932। और जो चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परहैप्स यू नो, सो अगेन वी जस्ट डिस्कस हियर द एटॉमिक मास, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम यहाँ पे एटॉमिक मास या कि फिर मास नंबर भी कहते हैं। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे मास नंबर में भी। इसके लेफ्ट एंड राइट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप। तो आइसोटोप में भी आप लिख सकते हो कि आइसोटोप होता क्या है, कि एटम्स ऐसे, जैसे मान लेते हैं क्या कि C3 कार्बन है, C6 यहाँ पे 12, 13, 14 है, तो C612, C613, C614, तो एटम्स जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो बट यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम उसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसके न्यूट्रॉन्स की वेरिएशंस हो सकती है इन केस ऑफ जो आप आइसोटोप्स की आप स्टडी कर रहे हो। जो रेशियो होगा ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये अफेक्ट करेगा द स्टेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो कुछ आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं एंड सम आर अनस्टेबल।
और एक आइसोटोप होता है C60, इसका भी नाम आप याद रख लो। इसको हम कोबाल्ट के नाम से जानते हैं और इसका यूज जो है कैंसर के रेडिकेशन में किया जाता है। तो मे बी इसके लेफ्ट राइट कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और एक लास्ट बचा है डियर की ये जो है पाइमेसॉन या पायोन भी हम इसे कहते हैं, तो इसका डिस्कवर कब हुआ था? तो इसका डिस्कवर हुआ था, ये पाइमेसॉन फर्स्ट प्रेडिक्ट किया गया था बाय जापानीज फिजिसिस्ट युकावा के द्वारा इन 1935। और बस एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ द पायोन वाज मेड बाय पावेल जो हान थे और इनके कलीग्स के द्वारा 1947 में। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो अब आप इसके बारे में जान चुके हो, तो हम इसके साथ हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। यानी क्या कि सबसे पहले स्टार्टिंग की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जो भी आपने देखा, फिर जो है प्रोटॉन की होती है, फिर जो है न्यूट्रॉन की होती है, और फिर जो है डियर यहाँ पे पाइमेसॉन की होती है। ये हमारे 10 क्वेश्चन नंबर थे। हम इसके बाद और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपने यूपी पीसीएस आरओ के लिए डिस्कस किया। आई होप यू फाउंड द एनालिसिस हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। याद रखना, regular practice with PYQs is crucial for improving both your speed and accuracy. Keep revising, stay consistent, and make sure to tackle each topic with confidence. If you haven't already, for more insight, strategies, and exam tips, drop your thoughts and any questions you have in the comments below, and I will be happy to help. Keep up hard work and best of luck with your preparation. You are one step closer to success. Thank you so much.